डैमेज कंट्रोल का सिलसिला जो है वो पिछले 24 घंटे से जारी है। फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट भी किया। शेख रशीद अहमद साहब ने एक अदद छोटा सा इंटरव्यू गुस्से वाला भी दिया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी चीज के बाद जो है वो अनहार्म्ड और बगैर किसी नुकसान के इस सारी चीज से बाहर आ जाएगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, काफ़ी लंबा व्लॉग ये होने वाला है क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है। डैमेज कंट्रोल का सिलसिला जो है वो पिछले 24 घंटे से जारी है और हुकूमत के जो बयानात हैं उससे तासुर यही मिलता है कि वो बार बार ये एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस सिलसिले में आज फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट भी किया। शेख रशीद अहमद साहब ने एक अदद छोटा सा इंटरव्यू गुस्से वाला भी दिया। मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जो बेसिकली ट्वीट किया उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी ये बिला वजह इस मामले को जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और ये जो एक आम सी रवायत है मुलाकातों की कि अगर जो भी DGISI के लिए जो उम्मीदवार हैं उनसे अगर वज़ीर आज़म की मुलाकातें होती हैं तो ये एक रवायती तौर पर एक मुलाकात है, लेकिन उसको भी जो है वो इंटरव्यूज़ की शक्ल देने की कोशिश की गई है। तो ये ऐसी कतई तौर पर कोई बात नहीं है। अच्छा, इस ट्वीट से जो है ना वो एक बात तो ये तय होगी कि वज़ीर आज़म जो है ना वो मुलाकात करना चाहते हैं और वो इन तमाम वो जो लोग हैं जो भी इसके कैंडिडेट्स हैं जो फ़ौज की जानिब से जो नाम आगे फॉरवर्ड किए गए हैं, वज़ीर आज़म उनसे मिलना चाह रहे हैं और फवाद चौधरी साहब इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसा है। सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि आप इसको इंटरव्यू का नाम ना दें, ठीक है, ना दें इंटरव्यू का नाम, कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी है जिसमें सारे पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस जो इनके हैं उनकी आज मीटिंग थी और बेसिकली बंद कमरा जारी बात है इजलास होता है, लेकिन इसके बाद जब ये लोग बाहर आए तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे उन्होंने कहा कि जी ये बेसिकली अफगानिस्तान के ऊपर और ख़ित्ते की सूरत हाल के ऊपर जो है वो ये सब कुछ था। वहाँ पर शेख रशीद अहमद साहब से जो है वो ज़ाहिर बात है सवालात किए जा रहे थे। तो शेख साहब से एक मौके के ऊपर जब सवाल किया गया तो शेख साहब जो हैं वो कुछ गुस्सा हो गए और एजाज सैयद जो रिपोर्टर हैं उनसे काफ़ी वो खफा हो गए। हुआ क्या, ये देखिएगा जरा। भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीकाकार प्राइम मिनिस्टर सो दुनिया एजाज यार तू ही अवार्ड ना ले लिया कर। मेरा मतलब है डोंट आस्क सिली क्वेश्चन, प्लीज डोंट आस्क सिली क्वेश्चन। सो लास्टली अच्छा, अब ये आपने देख लिया कि शेख साहब जो हैं वो गुस्सा क्यों हुए, लेकिन एक्चुअली गुस्सा उनको इस सवाल पे नहीं बल्कि गुस्सा उनको एजाज सैयद के पहले सवाल पे आया था और वो एक ऐसा सवाल था जिसका वो जवाब नहीं दे पाए थे और एक्चुअली वो चिढ़ उधर से गए थे। अब उस मौके पे वो सवाल क्या किया था एजाज ने, देखिएगा जरा। म्यूचुअली सारी चीजें सेट। तो किसको अपॉइंट किया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने? अभी मेरा मतलब है ये प्राइम मिनिस्टर वो जा रहे हैं। तो ये जनाब वो बात थी कि वही एक बेसिक सवाल, एक सवाल है और हर सहाफ़ी, हर इस्लामाबाद के अंदर जो सहाफ़ी है वो इन तमाम सियासतदानों से सिर्फ एक ही सवाल कर रहा है कि जनाब बताइए वो नोटिफिकेशन कब होगा, वज़ीर आज़म जो है वो कब फाइनल करेंगे कि अगला DGISI कौन होगा। अब जाहिर बात है इनके पास जवाब तो है कोई नहीं। अब उसको वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जी ये बेसिकली उनका एक प्रिंसिपल स्टांस था और वज़ीर आज़म का एक उसको पॉलिटिकल नज़रिया था। ठीक है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जवाब फिर भी कोई नहीं मिला और जवाब जो है वो गुस्से में, जबकि शेख साहब जो हैं वो नॉर्मली बड़े कूल एंड काम कस्टमर हैं, मीडिया के साथ बड़े आराम से बात करते हैं, लेकिन एजाज सैयद के इन सवालों के ऊपर जो है वो काफ़ी चिढ़ गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि इससे पहले आज एक और डेवलपमेंट हुई और मैं इस पर क्रेडिट देना चाहूँगा फ़हाद हुसैन साहब को। फ़हाद हुसैन साहब जो है वो मेरे सीनियर भी हैं, हम एक चैनल में जो है वो इकट्ठे भी काम कर चुके हैं, बल्कि इनफैक्ट फ़हाद हुसैन साहब जो हैं वो मेरे बॉस थे। अब वो हमारे साथ एक्सप्रेस में नहीं है बल्कि डॉन में जा चुके हैं। उन्होंने डॉन के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक एक नरेशन लिखी है कि ये मामला स्टार्ट किस तरह हुआ और यहाँ पे ख़त्म किस तरह हुआ है। काफ़ी हद तक उन्होंने तफसीलात जो हैं कुछ शेयर की हैं और मेरा ख्याल में ये कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो अभी तक पहले रिपोर्ट नहीं हुई हुई।
तो क्रेडिट जो है वो फ़ाद हुसैन साहब को जाता है। उन्होंने इंग्लिश के अंदर बेसिकली ये पूरा इनका एक ये आर्टिकल है, लेकिन मैं उसको अगर सिर्फ शॉर्ट करके जो स्टोरी उन्होंने बयान की है वो मैं आप तक रख देता हूँ ताकि आप भी जो है वो ये समझ सकें। फ़ाद साहब जो है वो अपने इस आर्टिकल के आगाज़ के अंदर लिखते हैं कि ये मामला जो है वो हमेशा ही बड़ा ज़ाहिर बात है सेंसिटिव है और बिल्कुल उस तरह का एक मामला है जैसे आप समझ लें कि अंडर वाटर जो है वो कोई धमाका होता है, लेकिन आवाज़ आपको ढक की आती है, लेकिन एक्चुअली उसके जब वो फटता है तो पानी जितना ऊपर जाके मतलब ऊंचाई के अंदर जो है वो एक फवारे के तौर पे जो है वो बाहर निकलता है, तो आपको अंदाज़ा होता है कि इस धमाके की जो है वो शिद्दत क्या थी। तो उन्होंने कहा कि शायद इस्लामाबाद में जो है जो इस मामले की सूरत हाल है, शायद पनामा के बाद जो है अब जाके कोई ऐसा इशू आया है जिसके ऊपर इतनी सेंसिटिविटी पाई जाती है इस इशू के ऊपर जो इस वक्त इस्लामाबाद में महसूस की जा रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आगे चल के उन्होंने कहा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर की ये जो इशू है इसकी इस नोटिफिकेशन को रिफ्यूज़ करने के बाद, यानी कि समरी को साइन करने का जो रिफ्यूज़ल है उसके बाद ये मामला जो है वो काफ़ी इंटेंस हो गया है। उसके बाद आगे चल के वो ये लिखते हैं कि असल सवाल वो यही है कि नया DGISI कौन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये। अच्छा, आगे फिर उसके बाद वो नरेट करते हैं, वो स्टोरी बताते हैं कि ये किस तरह मामला जो है वो आगे चले। उन्होंने कहा कि जी पिछले हफ्ते यानी कि इस अनाउंसमेंट से पहले, ISPR की अनाउंसमेंट से पहले जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो एक फ़ाइल लेके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास जाते हैं और फैसला करने के लिए कि जी टाइम आ गया, एक नया DGISI जो है वो अपॉइंट करना है। उसके बाद एज आर्मी चीफ ये उनका प्रेरोगेटिव है, उन्होंने ऑलरेडी ये तो डिसाइड कर लिया हुआ था कि जो बाकी 3 स्टार जनरल्स हैं उनको किधर तैनात करना है। ऑब्वियसली ये काम जो है वो उनका है, लेकिन DGISI के लिए जो है उनको वज़ीर आज़म की जो मंजूरी है वो चाहिए थी, जिसकी वजह से आर्मी चीफ जो है वो वहाँ पे गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब वो वहाँ पे गए तो उस फाइल के अंदर जो है वो उस ओहदे के लिए मुख्तलिफ नाम जो हैं वो लिखे हुए थे, लेकिन सिर्फ ये अभी कंफर्म नहीं है कि कितने नाम लिखे हुए थे, कि मतलब 1 थे, 3 थे, 5 थे, ये अभी कंफर्म नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 3 नाम थे, कुछ कहते हैं कि 2 नाम थे उस फाइल के अंदर। अच्छा, एनीवेज उसके बाद उन्होंने कहा कि वो दोनों आपस में इकट्ठे बैठे, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान, और ये आपस में गुफ्तो शनीद का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। कोई थोड़े से आपस में जो है वो हिकअप्स थे, मतलब हल्का सा तनाज़ात थे, लेकिन उसके बाद वो मामला जो है वो फिर भी डिस्कस होते रहे, लेकिन मामला जो है वो तय नहीं पा सके। ये नहीं कहा जा सकता कि मामला तो उस मीटिंग के अंदर जो है वो तय पा गए। आर्मी चीफ वहाँ से उठे और उठ के फाइल लेके जो है वो चले गए, गाड़ी में बैठे और रावलपिंडी चले गए। क्या इस सिलसिले में कोई नाम तय हो गया उस मीटिंग में या नहीं हुआ? वो ये कहते हैं कि जी उनके मुताबिक जो लोग खबर रखते हैं ऐसा नहीं था कि कोई नाम जो है वो तय पाया हो। उसके बाद वो कहते हैं कि जब इसके बाद जो है वो 2 मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। इसके बाद क्या होता है? 2 मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। पहला वर्जन वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस को जब पता लगा कि जी ISPR ने जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का नाम जो है नए DGISI के तौर पे उसका ऐलान कर दिया है, तो वज़ीर आज़म ऑफिस जो है वो काफ़ी इस बात के ऊपर हैरान हुआ। और साथ ही साथ इसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को भी जो है वो कोर कमांडर पेशावर जो है वो तैनात कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस ने उस वक्त तो किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया, लेकिन 48 घंटे के अंदर वज़ीर आज़म हाउस ने जो है वो ये कम्युनिकेट कर दिया कि जनाब जो समरी है उसके ऊपर साइन नहीं होंगे, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ये है पहली थ्योरी, ये पहला वर्जन है जो फ़ाहद हुसैन साहब जो है वो अपनी स्टोरी में देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने इस नाम की जो है वो मंजूरी नहीं दी थी। दूसरा वर्जन जो है वो इस मामले का वो ये कहता है कि जब आर्मी चीफ वहाँ से उस मीटिंग से निकले और वज़ीर आज़म से वो जो पहले मीटिंग मैंने आपको बताई थी, जब वो वहाँ से निकले तो उसके बाद एक सीनियर अफसर जो PM ऑफिस के अंदर मौजूद होता है उसने फ़ोन किया पिंडी, और वहाँ पे एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर ने जो है वो फ़ोन उठाया, दूसरी साइड पे वो थे, और उनको ये कन्वे किया गया कि जी वज़ीर आज़म जो हैं वो आपके तजवीज़ करदा नाम के साथ जो है वो मुतमईन हैं, और उन्होंने वर्बली जो है वो इस चीज़ की मंजूरी दे दी। ये फ़ोन के ऊपर जो है वो बताया गया। ये मैसेज जो है वो पहुंच गया, ज़ाहिर बात है पिंडी को ये मैसेज जो है वो पहुंच गया, और उसके बाद
DGISI के नाम की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई, ISPR की जानिब से इस नाम की अनाउंसमेंट कर दी गई इस टेलीफोन कन्वर्सेशन के बाद। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि जी अगर तो पहला वर्जन जिसमें ये बात आई कि जी वज़ीर आज़म ऑफिस ने जो है ये अनाउंसमेंट होगी और उसके बाद वज़ीर आज़म ऑफिस ने कहा, प्राइम मिनिस्टर हाउस ने कहा कि जी हम इसको नहीं मानते, तो फिर इसका मतलब है कि किसी किस्म की कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इस सारे मामले के दरमियान। और अगर दूसरा वर्जन ठीक है कि जिसमें वज़ीर आज़म ऑफिस ने फ़ोन करके बता दिया था कि हाँ जी ठीक है, हमें आपका तजवीज़ करदा नाम जो है वो मंजूर है, जिसके बाद ISPR ने अनाउंसमेंट की, तो फिर हो सकता है कि इस्लामाबाद के अंदर यानी कि PM ऑफिस के अंदर जो है वो ये कहने के बाद जाके कुछ ख्याल आया हो कि नहीं ये अभी नहीं, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं हुआ। बहरहाल दोनों सूरतों में, दोनों वर्जन्स के अंदर जो है वो आपस में कहीं ना कहीं कोई इख्तलाफ पाया जाता है, दोनों वो स्टोरी वर्जन्स की अगर उठा ली जाए। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जी उसके बाद ये सारे ये जो मसला पड़ गया, जब ISPR की जानिब से नोटिफिकेशन जब प्रेस रिलीज आ गई, उसके बाद दो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं। वो ये अपनी इसमें स्टोरी में लिखते हैं, आर्टिकल में वो ये लिखते हैं कि इसके बाद जो है एक बड़े सीनियर और रेलिवेंट ऑफिसर जो हैं वो जाते हैं और वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि जी आप अपनी इस आपकी जो ख्वाहिश है कि जी जो मौजूदा DGISI हैं यानी कि जनरल फैज़, वो थोड़ी देर और यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर बैठे रहें, आप ज़रा इसके ऊपर नज़रसानी करें। तो उन्होंने इसमें वो लिखते हैं कि फिर उसके बाद ये चीज़ जो है एक्चुअली आमिर डोगर साहब ने बाद में जो समा के अंदर अपने इंटरव्यू के अंदर भी इस चीज़ को कंफर्म किया था कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि जनरल फैज़ जो हैं वो 6 महीने और भी इस जगह के ऊपर बैठे रहें। एनीवेज, लेकिन इस बात से ये तय होता है, इस बात से ये कंफर्म होता है कि वज़ीर आज़म को एक्चुअली जनरल जो नए DGISI हैं उनके साथ इशू नहीं है, उनके साथ कतई तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल नदीम के साथ, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम के साथ कोई इशू नहीं है। वज़ीर आज़म का इशू ये है कि जनरल फैज़ जो हैं वो अभी कुछ देर यहाँ पे बैठें, अभी थोड़ी देर और यहाँ पे सर्व करें, इशू ये लगता है। उसके बाद आगे चल के वो ये लिखते हैं कि लगता इस तरह है कि आर्मी चीफ को उनकी इस बात से डिसएग्रीमेंट थी क्योंकि वो जनरल फैज़ को ऑलरेडी कोर कमांडर पेशावर अनाउंस कर चुके थे, इसलिए अब ये इसको जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता। फिर उसमें लिखा हुआ है कि जी उसी शाम को उसके बाद वही ऑफिसर, वो जो सीनियर ऑफिसर हैं, वो दोबारा वज़ीर आज़म के पास जाते हैं और दोबारा यही उनको इंसिस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ अपनी ये जो डिमांड है इसको लेट गो कर दें। ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि जी जनरल फैज़ जो है वो मज़ीद अभी इस ओहदे के ऊपर बैठे, आप इस चीज़ को जो है वो भी लेट गो कर दें। लेकिन इसके बावजूद है वो, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि ISPR ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। एनीवेज, आगे चलते हैं। लेकिन इस दौरान तक अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ये जो इशू चल रहा है ये कुछ लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया, लोगों तक मतलब ये खबर फैलना शुरू हो गई कि समथिंग इज़ नॉट राइट। ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी तक आया नहीं है, पब्लिकली अभी तक किसी साइड की जानिब से कोई पोजीशन नहीं ली गई थी, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद जुमेरात को 7 अक्टूबर को यानी कि अगले दिन ये मामला जो है ये आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस होता है और जुम्मे की सुबह तक जो है वो टोटली सोशल मीडिया के ऊपर ये आ जाता है। बल्कि अगर आप उठा के देखें तो हम भी ऑलरेडी उस वक्त तक एक व्लॉग इस पर कर चुके थे, हमने बता दिया था कि कुछ र्यूमर्स फैली हुई हैं इस्लामाबाद के अंदर कि समथिंग इज़ नॉट राइट, और ये एक अदर नोटिफिकेशन आना था, वो नोटिफिकेशन अभी नहीं आया। हम ऑलरेडी ये बात जो है वो ये कर चुके थे। उसके बाद ये सारा मामला जो है वो जंगल की आग की तरह वो फैलना शुरू हो गया। ये स्टोरी जो है वो हर जगह डिस्कस होना शुरू हो गई। फौज के जो तर्जुमान है उनकी जानिब से इस पर कंप्लीट साइलेंस था, DG ISPR की जानिब से या ISPR के जो दीगर अफराद हैं उनकी जानिब से कंप्लीट साइलेंस था, क्योंकि ऑब्वियसली मामला बहुत सेंसिटिव था, वो इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पोजीशन नहीं ले रहे थे। उसके बाद ये कहते हैं कि जी उसके बाद वीकेंड आता है, वीकेंड के ऊपर भी जो है वो कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं होती और बस चहमगोइयाँ होती हैं, हर जगह यही बातें होती हैं। पीर की शाम तक ये बताया जाता है कि जी अब जो है ये फैसला होता है कि जी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान एक मुलाकात और होगी। और उसके बाद जनरल बाजवा आर्मी चीफ जो हैं वो बनी गाला जाते हैं इस स्टोरी के मुताबिक, और दोनों अफराद जो हैं वो बैठ के इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये मीटिंग बड़ी लंबी मीटिंग होती है, बाहर के लोग भी इस बात पे हैरान होते हैं कि दोनों अफराद की बड़ी लंबी मीटिंग हुई है। और रात को काफ़ी लेट जो है फिर उसके बाद जनरल बाजवा जो है वो उस मीटिंग को इख्तिताम करते हैं।
और वो वहाँ से आ जाते हैं। अब लगता है कि शायद हो सकता है कि सुबह तक जो है कोई ये इशू दोबारा रिजॉल्व हो जाए। अगले दिन सुबह दोनों अफराद की जो मीटिंग है ये भी ऑलरेडी ऐसा, इसकी भी खबर जो है वो ऑलरेडी आ चुकी होती है, सोशल मीडिया के ऊपर भी मौजूद होती है। और ये फैसला होता है, इनिशियली ये लगता है कि दोनों के दरमियान ये फैसला हुआ है कि जी जो अनाउंसमेंट हो चुकी है वही उसी के साथ बरकरार रहा जाएगा, लेकिन अभी वो चार्ज नहीं लेंगे जाके, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जो है वो अभी जाके इसका चार्ज नहीं लेंगे, वो थोड़ी देर अभी मजीद वहाँ पे रहेंगे मिड या एंड नवंबर तक। ठीक है, इतनी देर तक जो है वो वज़ीर आज़म चाहते हैं, तो जनरल फैज़ जो है वो इतनी देर तक अपनी सीट के ऊपर ही बैठे रहेंगे। और लगता ये है कि ये अब आपस में ये फॉर्मूला जो है ये डिसाइड हो गया। लेकिन उसके बाद दोपहर तक जाके, यानी कि पीर की दोपहर तक जाके ये लगता है कि नहीं, अभी भी मामला जो है वो तय नहीं हुए हैं और मामला जो है वो अभी ख़राब हैं। और उसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उनकी बात से भी यही लगता है कि मामला जो है वो अभी तय नहीं हुए हैं। उसके बाद जो वज़रा हैं उनकी जानिब से जो बयानात आते हैं उससे भी यही लगता है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी जो प्रॉपर कानूनी तरीका जो है वो फॉलो होना चाहिए, कानूनी प्रोसीजर जो है वो फॉलो होना चाहिए। वो इसकी जो कंफर्मेशन है वो आमिर डोगर भी जो है वो अपनी बात के अंदर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चल के अब मामला ये है कि करते करते आज अब जुमेरात आ चुकी है और जुमेरात तक अब ये जो लेटेस्ट है वो ये है कि जी एक इंटरव्यू, जिसे इंटरव्यू ना कहा जाए, सिर्फ एक गैर रस्मी मुलाकातें कहा जाए, वो होंगी। ये तो कंफर्मेशन फवाद चौधरी साहब कर चुके हैं। किन के साथ होंगी, कितने नाम हैं, इसकी कोई तफसीलात नहीं है। फवाद चौधरी साहब या शेख रशीद साहब अभी तक किसी किस्म की कोई डेट नहीं दे सके हैं कि कब तक ये मामला रिजॉल्व होगा। ये मामला अभी भी लगता है कि वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। अब तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि आगे क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। एक, अगर तो वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ही उन्हीं का इंतखाब कर लेते हैं, तो फिर ये सवाल उठेगा कि भाई इतनी देर तक इस सारी चीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत क्या थी। दो, अगर वज़ीर आज़म किसी और का इंतखाब कर लेते हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम के अलावा, तो फिर एक बहुत बड़ी सिचुएशन ये आ जाएगी कि जी सेम पेज जो है ना वो तो नहीं रहा, सेम पेज वाली कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी बात ये कि अगर तो ये भी करवा लिया गया कि अगर वज़ीर आज़म ने किसी और नाम के ऊपर फैसला कर लिया लेफ्टिनेंट जनरल नदीम के अलावा, तो फिर फ़ौज को भी जो है वो फ़ौज के हवाले से ये इमेज भी जा सकता है कि वज़ीर आज़म ने अपनी बात जो है वो फ़ौज से मनवा ही ली, कि वो जितनी देर से ये सब कुछ कर रहे थे उन्होंने अपनी बात जो है फ़ौज से मनवा ली। इस सारी चीज़ के बाद, ये जो कुछ भी हो चुका है और अब तक जितनी देर भी हो चुका है, इसके बाद अगर ये कहा जाए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सवाल किया जाए बल्कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी चीज़ के बाद जो है वो अनहार्म्ड और बग़ैर किसी नुकसान के इस सारी चीज़ से बाहर आ जाएगी, तो ये कहना गालिबन गलत होगा, क्योंकि इसका जो भी रिज़ल्ट सामने आएगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है कुछ ज़्यादा अच्छी खबर नहीं होगी। फ़ाद हुसैन साहब जो है वो अपने आर्टिकल के अंदर ये सब कुछ लिखते हैं। तो मेरा ख्याल में सारी चीज़ को जो नरेशन के हवाले से मेरा ख्याल में फ़ाद साहब जो है उनको एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस स्टोरी के ऊपर जो है बड़ी डिटेल से काम किया है और उन्होंने इसकी सारी तफसीलात जो है वो शेयर की हैं। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।